वेलकम एवरीवन टू प्रेपशेट। जो कोर्स था फिजिक्स कैटलिस्ट कोर्स, उसमें अगला लेक्चर जो है वो कैलोरीमेट्री पर है। कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। एक इससे पहले वीडियो आ चुका है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, आप लोग वो भी जाके देखिए। वहाँ पर भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं उसी पर क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। So, a vertical cylinder piston has system has a cross section area S, इसका cross section area S दिया हुआ है, ठीक है। It contains 1 mole of an ideal monoatomic gas। इस सिस्टम में एक मोनोएटमिक गैस है, 1 मोल रखा हुआ है अंडर अ पिस्टन और मास m। इस ये जो पिस्टन है इसका मास हम लोग को m दिया हुआ है, ठीक है। At a certain instant a heater is switched on which transmit a heat Q per unit time to the cylinder। मतलब इसके नीचे अगर कोई हीटर लगा हुआ है, ठीक है, हीटर लगा हुआ है, वो जो उसको हीट दे रहा है क्यू पर यूनिट टाइम, ठीक है। इफ द वेलोसिटी v ऑफ द पिस्टन अंडर द कंडीशन दैट प्रेशर अंडर द पिस्टन इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, चलो ठीक है, एंड द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है, इज गिवन एज एक्स क्यू। मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग को दिया हुआ है एक्स क्यू डिवाइडेड बाई पी, ये पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस एम जी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है वो बताओ। मतलब इंटीजर टाइप कह सकते हैं जो डेसिमल वेसिमल में आएगा शायद, ठीक है, क्योंकि आजकल पैटर्न ही वैसा है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस सिस्टम में अगर हम लोग फ्लूइड से शुरुआत करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, डेल यू प्लस डब्ल्यू। और डेल यू किसी भी एक्सप्रेशन के लिए डेल यू का वैल्यू वही रहेगा NCV डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 1, CV हम लोग को मालूम है, मोनोएटमिक गैस है, मोनोएटमिक गैस यहाँ पर मेंशन्ड है। तो मोनोएटमिक गैस के लिए CV का वैल्यू होता है 3R/2 और डेल्टा टी, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT होता है। दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो P डेल V इज इक्वल टू NR डेल्टा टी, ठीक है। तो फिर NCV डेल्टा टी, ये R डेल्टा टी, और ये जो N है 1 नहीं सब्सटीट्यूट करके अगर इसको हम लोग N ही रखे, अभी फ़िलहाल के लिए N ही रखे, तो NR डेल्टा टी को हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं P डेल V। तो इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे P डेल V। तो सब्सटीट्यूट कर दो 3/2 P डेल V, P डेल V। ये हम लोग के पास Q इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम लोग क्यों लिया ना, इसको कैपिटल कर दो, एक सेकेंड, इसको कैपिटल क्यों कर दो, ठीक है। ये सब ऐसे ही है, यहाँ पर बस ये कैपिटल Q इज इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू डेल यू का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 3/2 P डेल V प्लस वर्क डन, और वर्क डन हम लोग जानते हैं, वर्क डन को भी हम लोग लिख सकते हैं P डेल V। तो इन दोनों को अगर ऐड करके लिखा जाए तो ये डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है 5/2 P डेल V आ गया। नेक्स्ट शीट में चलते हैं। तो हम लोग के पास अभी तक जो आया है, अभी तक हम लोग के पास आ गया है कैपिटल Q इज इक्वल टू 5/2 P डेल V। अब वो जो सिलेंड्रिकल सिस्टम हम लोग को दिया हुआ था, सिलेंड्रिकल सिस्टम कुछ इस तरह का था, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया S दिया हुआ था। अगर हम लोग को डेल V, अगर हम लोग को इस क्रॉस सेक्शन एरिया के टर्म्स में लिखना है तो वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो एरिया हम लोग को S दिया हुआ है और डेल V है, तो फिर मतलब एक स्मॉल लेंथ होना चाहिए, मतलब कि अगर हम लोग DL मान लें, ठीक है, तो S इंटू डी एल हम लोग को DV का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो फिर 5/2 P इंटू DV की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं S इंटू DL, और ये जो कैपिटल Q था ना, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखो Q पर यूनिट टाइम इसको हीट मिल रहा था, मतलब Q को अगर हम लोग टोटल टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को टोटल हीट आ जाएगा कैपिटल Q,
तो Q इंटू जो स्मॉल टाइम का हम लोग मेंशन कर रहे हैं, तो Q इंटू डी टी टोटल हीट दे देगा Q। तो बस यहीं तक था जो था सवाल, अब तो बन ही जाएगा। Q इंटू डी टी, ठीक है। हम लोग को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो dl बाई डी टी, dl बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है, क्योंकि जो लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसको वहाँ ले जाओ, 2/5 Q और ये P और S, ठीक है। तो ये होना चाहिए था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, लेकिन हम लोग को सवाल में कौन सा एक्सप्रेशन दिया गया है? हम लोग को सवाल में दिया गया है, ये देखो, ये वाला जो दिया हुआ है ना वेलोसिटी का, हम लोग को एक्सप्रेशन दिया हुआ है XQ P0 प्लस mg/s इंटू एस, और हम लोग का कुछ अलग ही आया है। इसके मतलब हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो वहाँ पर जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो है XQ डिवाइडेड बाई P0 प्लस mg/s इंटू एस। हम लोग का x के जगह ये आया हुआ है, q की जगह q आया हुआ है, s की जगह s आया हुआ है, ठीक है। s की जगह s आया हुआ है, बस एक जगह हम लोग का ये वाला टर्म मिसिंग है, P0 प्लस mg/s। ये जो प्रेशर हम लोग लिख रहे हैं ना, वो टोटल प्रेशर होना चाहिए। जैसे ये जो पिस्टन है, अगर इस पे हम लोग इस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू लिखें, तो ये प्रेशर कितना होगा? ये ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सो तो होगा ही। और ये जो पिस्टन का जो मास था mg को अगर हम लोग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट पे अगर हम लोग लिखे तो P0 तो लगेगा ही, प्लस ये जो पिस्टन है इसका वेट की वजह से जो प्रेशर लगेगा mg इसका वेट डिवाइडेड बाई इसका सरफेस एरिया। तो इस प्रेशर की जगह हम लोग को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग का जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन आएगा, अल्टीमेट एक्सप्रेशन होगा v इज इक्वल टू 2/5 2Q/5 P0 प्लस mg/s इंटू एस। तो ये होगा हम लोग का अल्टीमेट वेलोसिटी। यहाँ पर x को क्या रिप्लेस कर रहा है? 2/5, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आएगा? 2/5। या फिर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 0.4 भी लिख सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 होगा इसका आंसर, x का वैल्यू। Steam at 100 degrees Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degrees Celsius. When water requires a temperature of 80 degrees Celsius, then mass of water present will be। जो बेसिक कैलोरीमेट्री होता है उसका अच्छा खासा सवाल है। अगर तुमको कैलोरीमेट्री स्टार्ट करना है तो ये सवाल बेस्ट है स्टार्ट करवाने के लिए, ठीक है। कैलोरीमेट्री अच्छा खासा चैप्टर है, मेंस में तो एक सवाल दे के ही जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टीम जो है हम लोग के पास प्रेजेंट है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इस पास इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 2 कंटेनर मानो, एक कंटेनर में तुम्हारे पास वाटर है और कहाँ है 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है 10 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से देखो। उसके बाद फिर हम लोग के पास स्टीम है, वही स्टीम है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। हम लोग स्टीम का अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि कितना अमाउंट रखा हुआ है, हम लोग वाटर का अमाउंट दिया हुआ है 20 ग्राम वाटर रखा हुआ है, स्टीम रखा हुआ है। और हम लोग को फाइनल एक कंडीशन बता दिया कि फाइनली हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। वाटर तो है पर उसका अमाउंट कितना है वही निकालना है। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर 20 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली प्रेजेंट था 10 डिग्री सेल्सियस पे, तुम इस वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ रहे हो, इसका मतलब तुमको कहीं से हीट देना होगा। तो वो हीट कहाँ से आएगा? वो हीट आएगा स्टीम से। यही स्टीम वो हीट प्रोवाइड करेगा ताकि तुम इसको कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसका ओवरव्यू समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। देखो स्टीम जो है ना, यही तुमको वो हीट देने वाला है। स्टीम सबसे पहले कन्वर्ट होगा वाटर में, फेज चेंज होगा, फेज चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहने वाला है क्योंकि स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे था, तो स्टीम अभी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही है। वाटर जो बनेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा।
उसके बाद ये जो वाटर है, ये वाटर अपना टेम्परेचर चेंज करके जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मेंशन्ड है 80 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में जो हीट आएगा ना, हीट रिलीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है तो हीट रिलीज होगा। वही हीट ये जो वाटर है 20 ग्राम, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, 80 डिग्री पे लेके जाएगा। तो ये हीट अगर हम लोग निकाल दें, ये जो हीट हमारे पास आएगा, उसको बाद में अगर हम लोग जो ये वाला 20 ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर राइज करने में जो हीट लगेगा उससे इक्वेट कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं हीट ये कितना रिलीज़ कर दिया स्टीम से वाटर बनाने में। हम लोग जानते हैं फेस चेंज के लिए कितना लैटेंट हीट की ज़रूरत पड़ेगा, 540 होता है। ठीक है, स्टीम का 540 होता है। तो मान लो कि m अमाउंट ऑफ हमारे पास स्टीम था, तो m इंटू 540, ये फर्स्ट फेज़ में फेस चेंज में इतना हीट लगा प्लस। अब इस वाटर को हम लोग को 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये 540 प्लस m इंटू वाटर बन गया, तो फेस चेंज वाला नहीं, ms डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगेगा। m इंटू स्पेसिफिक हीट 1 होता है वाटर का, और डेल्टा टी 100 और 80, तो डिफरेंस दोनों का 20 है, तो ये 20, तो इसका मतलब 560 m इतना हीट हम लोग को मिला। और ये हीट को हम लोग इक्वेट करेंगे, जो ये वाटर है फर्स्ट केस में जो हम लोग के पास वाटर है 20 ग्राम और 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको कन्वर्ट करने के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये तो सिंपल सा है, इसमें कितना हीट ज़रूरत पड़ेगा, m जो कि दिया हुआ है 20 ग्राम, s जो कि है 1 क्योंकि वाटर है, और डेल्टा टी 10 से 80 ले जा रहे हो तो 70। तो इसका हीट तो हमारे पास ऐसे ही आ गया 1400 कैलोरी। ठीक है, और इसको हम लोग जो हीट यहाँ से आया उससे इक्वेट करेंगे। ठीक है, 560 m। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चल जाएगा कि जो मास हम लोग स्टीम का लेके चले थे, जो अभी वाटर पे कन्वर्ट हो गया 80 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितना है। तो उन दोनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड करके हम पहले से रखे हुए हैं, तो 2.5 आता है, 2.5 ग्राम। तो ये जो स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है वो 2.5 ग्राम है, और ये जो वाटर पहले से था वो 20 ग्राम था, जो अभी 80 डिग्री सेल्सियस पे है। तो पहले से 20 ग्राम था वाटर, अब हम लोग के पास ये वाला वो 2.5 ग्राम एक्स्ट्रा आ गया। तो अब नेट इक्विलिब्रियम पे वाटर कितना प्रेजेंट है, अब नेट इक्विलिब्रियम पे हम लोग के पास वाटर है, वाटर एट इक्विलिब्रियम हम लोग के पास है 20 प्लस 2.5 विच इज़ इक्वल टू 22.5। 22.5 ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये अलग सवाल का कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कैलोरीमेट्री जो होता है उससे पूरा अच्छा खासा तुमको ये सवाल भेज देगा। ठीक है, वो जो कैलोरीमेट्री में यही होता है कि जो हीट आएगा ना वो कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल हिंट दिया था कि स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहीं से हीट लेना था। तो हम लोग मान लिए कि एम अमाउंट ऑफ जो वो स्टीम का अमाउंट है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, वहीं से हीट आएगा, और वही हम लोग को वो एनर्जी देगा, हीट देगा, जो वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए काम आएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इसमें, बेसिक के लिए काफ़ी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकली हीटिंग कॉइल is placed in a calorimeter containing 360 gram of water, 360 gram of H2O at 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। द कॉइल कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 90 वाट। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर एंड द कॉइल दिया हुआ इस 40 ग्राम। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 मिनट्स, वाटर का जो टेम्परेचर है वो 10 मिनट के बाद बता दो कितना। इनिशियल तो टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर जो तुमको दिया हुआ ना, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर एंड द कॉइल इज़ 40 ग्राम। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही लाइन अजीब लगता है, ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है। मतलब जिसने पढ़ा है वो तो बना ही लेगा, लेकिन मेरा एम है वो स्टूडेंट्स जिसको नहीं आता है हम उसको सिखा पाए तो अच्छा बात है ना। तो देखो द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर जहाँ भी देखो वहाँ पर मान लो कि ये जो 360 ग्राम वाटर तो तुमको दिया हुआ है, और ये जो वाटर इक्विवेलेंट जो दिया हो ना कंटेनर और कैलोरीमीटर का, उसको ऐड कर दो इधर 40। मतलब आंख बंद करके मान लेना कि ये 40 ग्राम वाटर है ना,
वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है ना, वो 40 ग्राम वाटर है जो कंटेनर में प्रेजेंट है। तो टोटल वाटर कितना हो गया कंटेनर में प्रेजेंट? 400 ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। बस यही कॉन्सेप्ट है वाटर इक्विवेलेंट का। देखो, अब हम लोग को बोल रहे हैं 90 वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है। 90 वाट मतलब कि 90 जूल पर सेकेंड्स। ठीक है, पावर ले रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर आफ्टर 10 मिनट्स बताने बोल रहा है। तो कितना हीट ये प्रोवाइड कर चुका होगा, ये जो हीटर है द कॉइल कितना हीट प्रोवाइड कर चुका होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये 90 जूल पर सेकेंड्स है, जूल पर सेकेंड्स। इतना तो ये पावर दे रहा है, और कितना कितना हीट प्रोवाइड कर रहा होगा, मतलब कितना एनर्जी दे रहा होगा, उसके लिए इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो टाइम हम लोग को दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को सेकेंड्स में 10 × 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड से सेकेंड्स उड़ गया। तो इसको जब तुम करोगे तो 9 6 54 54,000 जूल्स, ये जूल्स में आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो वाटर दिया हो ये ग्राम में दिया, तो बेटर है हम लोग इसको कैलोरी में ही कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए बस इसको 54,000 को 4.2 से डिवाइड कर दो, तो कैलोरी में आ जाएगा। उसको वेट करते हैं वो कैलकुलेटर। ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा है 12857 कैलोरी। इतना कैलोरी हीट प्रोवाइड हुआ। ठीक है, वही जो हीट है, ये जो हीट है, यही टेम्परेचर राइज़ करवाएगा। तो टेम्परेचर जो राइज़ होगा जो वाटर का, नेट 400 ग्राम वाटर है, इसको हम लोग को इनिशियल टेम्परेचर टी है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से, इससे हम लोग को फाइनल टेम्परेचर अगर मान लो कुछ टी मान लिया जाए, टी पे ले जाना है, तो कितना हीट लगेगा उसके लिए एक्सप्रेशन आएगा MS डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर हम लोग को दिया हुआ है 400 ग्राम, एस हम लोग को 1 दिया हुआ है, और डेल्टा टी का वैल्यू T-10, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इन दोनों को सिर्फ इक्वेट कर देना है, उससे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 400 × T-10 इज इक्वल टू 12857 कैलोरीज। ठीक है, तो फिर इसको इससे डिवाइड करो, T-10 इज इक्वल टू 12857 डिवाइडेड बाई 400। इसको अगर अपन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू आएगा 12857 डिवाइडेड बाई 400, 12857 डिवाइडेड बाई 400, तो ये 32.1485 आ रहा है, 1425 आ रहा है। ठीक है, इतना वैल्यू आया। तो टेम्परेचर का वैल्यू T-10 का वैल्यू ये है, तो T का वैल्यू इसमें 10 ऐड कर दो, तो 42.1425, अप्रॉक्स 42.15 लिख सकते हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ना, डी ऑप्शन इसका सही आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फिगर शोज 3 टेम्परेचर स्केल्स विद द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंडिकेटेड। अ चेंज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, 3 में, डिग्री आर में, डिग्री एस में, डिग्री यू में, इज डिनोटेड एज x1 x2 x3। तो बताना है कि x1 x2 x3 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग को एक 3 तरह का नया स्केल डिफाइन करके दिया है, डिग्री आर, डिग्री एस और डिग्री यू। इस इनोवेटिव टाइप का सवाल सब आता रहता है मेंस में, जो मतलब वर्डिंग पढ़ के तुमको लगेगा कि ये क्या दे दिया, लेकिन वहीं पर तुमको क्रैक करना है। तो इस तरह का सवाल सबको को ध्यान से देखो। डिग्री आर, डिग्री एस और डिग्री यू, ये 3 तरह का स्केल्स डिफाइन कर दिया, और इन तीनों में रिलेशन डिफाइन करना। तो 3 अलग अलग चीज़ को जब तक कंपेयर करने बोलेगा, तो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे तुमको लीटर को किलो से कंपेयर करने बोले तो नहीं ना कर सकता। तो वैसे ही हम लोग को इन तीनों को एक कॉमन स्केल में लेके आना है। चलो हम लोग डिग्री सेल्सियस में लेके आते हैं। किसी भी स्केल को डिग्री सेल्सियस में लाने का फंडा ये है कि उस टेम्परेचर का टेम्परेचर
जो भी टेम्परेचर को लाना है, माइनस जैसे डिग्री आर वाला, टी डिग्री आर वाला टेम्परेचर माइनस डिग्री आर वाला का लोअर लिमिट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय उसी आर वाला स्केल का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस का 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, तो 100 माइनस 0, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 100 माइनस 0। तो इसी तरह से हम लोग तीनों को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, एक बार डिग्री आर डालेंगे, एक बार डिग्री एस डालेंगे और एक बार डिग्री यू डालेंगे। ठीक है, तो ये इसमें जब कन्वर्ट करें तो हम लोग को मालूम चलेगा 1 डिग्री आर इज इक्वल टू 1 डिग्री सी आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 डिग्री एस इज इक्वल टू 100/70 आएगा डिग्री सी में, तो डिग्री सी में। ठीक है, और एक है 1 डिग्री यू को कन्वर्ट करेंगे तो 100/75 आएगा डिग्री सेल्सियस में। तो इन तीनों से हम लोग को मालूम चल रहा है 1 डिग्री आर में चेंज मतलब 1 डिग्री सी में चेंज, मतलब ये तो ठीक है सेल्सियस के जैसे ही चल रहा है, लेकिन 1 डिग्री अगर हम लोग एस में चेंज कर रहे हैं तो वो कुछ ज़्यादा चेंज आ रहा है 6 डिग्री सेल्सियस में, वैसे ही यू में कुछ ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो इन तीनों में हम लोग को देख के ही पता चल रहा है कि 1 डिग्री एस में जो चेंज आ रहा है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आ रहा है 1 डिग्री यू में, उसके बाद आ रहा है 1 डिग्री आर में। तो अगर तीनों को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 डिग्री एस में जो चेंज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, देन 25 डिग्री यू और देन 25 डिग्री आर। तो एस x2 था, यू x3 था और आर x1 था। तो x2 इज़ ग्रेटर देन x3 इज़ ग्रेटर देन x1, कोई ऑप्शन है? x2 इज़ ग्रेटर देन x3 इज़ ग्रेटर देन x1, बी ऑप्शन सही है, इसका आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is heated to temperature 500 degree Celsius and placed on a large ice block. आइस के टुकड़े पे उसको रख दिया गया. व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट अप्रॉक्सीमेटली. स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो चलो देखते हैं. ब्लॉक का मास जो हम लोग को दिया है, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये 2.5 kg का है. ठीक है, इसको हम लोग हीट कर दिया 500 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है, अब इसको हम लोग किसी आइस के टुकड़े पर रख रहे हैं. ये है आइस और ऑब्वियसली ये ब्लॉक. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट स्पेसिफिक हीट फॉर द. ठीक है, ये गर्म है, ये जो ब्लॉक है वो गर्म है और ये आइस का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा. ठीक है, तो जैसे ही इसको इस पर रखेंगे तो आइस पिघलना शुरू होगा. तो बोल रहा है कि बता दो कितना अमाउंट ऑफ आइस मैक्सिमम पिघल सकता है. ठीक है, तो ये जो ब्लॉक होगा वो जो एनर्जी देगा उसी की वजह से आइस पिघलेगा. तो वो कितना एनर्जी दे सकता है मैक्सिमम. 0 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है 500 से, उतना ही एनर्जी ना दे पाएगा. तो वो कितना एनर्जी देगा उसका हीट का फॉर्मूला लिख लेते हैं Q1. अगर उसको Q1 नाम दे तो Q1 इज इक्वल टू M kg. उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो. 2.5 इंटू 10⁻³ ग्राम. स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.1 है और डेल्टा टी 500 है. ठीक है, मतलब 500 से 0 तक जा रहा है. तो ये हो गया हीट 500 माइनस 0. ठीक है, तो ये हो गया हीट जो वो ब्लॉक दे सकता है. अब यही हीट आइस को पिघलाएगा और आइस को पिघलने वाला हम लोग तो जानते ही, आइस को पिघलने वाला को अगर हीट को हम लोग नाम Q2 दे तो अगर वो M मास ऑफ आइस पिघला है तो पिघलने के लिए जो लैटेंट हीट यूज़ होता है आइस में वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम. ठीक है, तो M इंटू ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मास हम लोग को आएगा ग्राम में. ठीक है, तो इक्वेट करते हैं 2500 इंटू 1/10 इंटू 500. ये कट गया, मतलब 25 5 जो 125 000 कैलोरी इज इक्वल टू 80 M. ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 125/8 125/8 इसका वैल्यू आएगा 1.56 के अप्रॉक्स आता है. 1.56 इंटू 10⁻³ ग्राम. ठीक है,
10⁻³ के फॉर्मेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि केजी में आंसर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर अप्रॉक्स शब्द मेंशन्ड है। अप्रॉक्स का मतलब कि तुम नियरेस्ट बता दो। 1.56 के नियरेस्ट मतलब ये इतना के ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.56 केजी होगा। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा आंसर बनता है? इसके नियरेस्ट 1.5, हाँ सी ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ठीक है, अ केटल with 2 liter water at 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड बाय ऑपरेटिंग कॉयल हीटर। पावर दिया हुआ है उस हीटर का 1 किलोवाट। द हीट इज लॉस्ट टू द एटमोसफियर एट कॉन्स्टेंट रेट 160 जूल पर सेकेंड्स व्हेन द लिड इज ओपन। जब उसका ढक्कन खुला हुआ है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल वाटर हीटेड टू 77 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 से 77 डिग्री सेल्सियस विथ द लिड ओपन, मतलब लिड ओपन कहीं केस का बात करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ 4.2 किलो जूल पर कैलोरी डिग्री सेल्सियस केजी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एक कंटेनर है जिसमें वो पानी रखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हम लोग नीचे से पावर दे रहे हैं। और पावर कितना दे रहे हैं? हम लोग पावर दे रहे हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब कि 1000 जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इस कंटेनर का जो लिड है ना वो खुला हुआ है, मतलब ढक्कन इस पर नहीं है। तो जितना पावर दे रहा है उसमें से 160 जूल्स पर सेकेंड लॉस हो जा रहा है। इसका मतलब पावर इफेक्टिव हम लोग कितना दे पा रहे हैं? पावर इफेक्टिव हम लोग दे पा रहे हैं 1000 माइनस 160, इसका मतलब 840 जूल्स पर सेकेंड। ये पावर हम लोग दे पा रहे हैं। अब हम लोग कह रहा है कि कितना टाइम में, इन हाउ मच टाइम विल द वाटर बी हीटेड टू 77 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 से 77 डिग्री सेल्सियस चला जाए, इसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, और वो एनर्जी कौन देगा? यही जो पावर एक्सटर्नल दे रहा है उसी की वजह से। पावर इनटू टाइम एनर्जी होता है इतना। इसको यहाँ से 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए जो एनर्जी दे ज़रूरत पड़ेगा वो यही 840 जूल्स जो है वही देगा, मतलब 840 इंटू टाइम, ये टोटल एनर्जी हो गया। और अगर इसके टर्म्स में लिखे एनर्जी की 27 से 77 ले जाने में कितना एनर्जी वाटर को ज़रूरत पड़ेगा, तो m जो कि है ms डेल्टा टी होता है ना, ms डेल्टा टी। मास दिया हुआ है 2 kg, 2 लीटर है 2 kg हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4.2 किलो जूल, मतलब कि 4200, और डेल्टा टी 77 माइनस 27 जो कि 50 आएगा, उसको यहाँ पर पुट कर दो 50। इसका मतलब टी का वैल्यू आ जाएगा 4200 इंटू 420 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 840। ठीक है, तो ये मतलब 1/2 इंटू 10⁻³ आ रहा है टाइम का वैल्यू। 1/2 इंटू 10⁻³ मतलब कि 500 सेकेंड्स। और 500 सेकेंड्स को जब हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 500 सेकेंड्स मिनट्स में होगा कुछ 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 60 से डिवाइड कर लेना, आ जाएगा 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। यही कॉन्सेप्ट था कि जितना पावर हम लोग दे रहे हैं उसमें से कुछ लॉस्ट हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग को इफेक्टिव लेके कैलकुलेट करना था। यही था इस क्वेश्चन का फिजिकलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A mass of material exists in its solid form at its melting temperature 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो भी एक मास है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अपना मेल्टिंग टेम्परेचर। मतलब जैसे आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और आइस सॉलिड फॉर्म का है, तो उस तरह से एक मतलब ओवरव्यू अपने दिमाग में लेके चल सकते हो। ठीक है, द फॉलोइंग प्रोसेसेस देन अकर टू द मटेरियल। प्रोसेस 1 कुछ हो रहा है, और प्रोसेस 2 दो प्रोसेसेस उसके साथ किया जा रहा है। उसके बाद पूछ रहा हम लोग से व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड फॉर दिस मटेरियल। मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट कितना आएगा, वो उसका वैल्यू पूछ रहा है। प्रोसेस 1 देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी Q इज एडेड टू द मटेरियल एंड 3/4 ऑफ द मटेरियल मेल्ट्स।
अब कोई भी मटेरियल मेल्ट हो रहा है तो वो कौन सा हीट एक्सेप्ट कर रहा होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट कर रहा होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास m मास था उस मटेरियल का, ठीक है, और 3/4 ऑफ m मेल्ट कर रहा है, मतलब 3/4 m अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट किया होगा, और एन अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी q सप्लाई किया गया, q के बराबर है ये। q जो सप्लाई किया उसकी वजह से 3/4 ऑफ m अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट करके मेल्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आया। तो इधर से हम लोग l का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि l/s निकल रहा है ना, तो l थोड़ा बहुत हिंट लग रहा है कि l पहले से निकाल के रखने में थोड़ा फ़ायदा होगा। तो l = 4q/3m, ठीक है, ये मेरे पास l का वैल्यू आ गया। l का वैल्यू 4q/3m। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या कह रहा है, एन आइडेंटिकल एडिशनल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी q इज़ एडेड टू द मटेरियल एंड द मटेरियल इज़ नाउ लिक्विड एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब फिर से उसको q अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया गया और अब वो 50 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बन के बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो 3/4 ही अभी तक पिघला था, अभी भी 1/4 को पिघलना बाकी है। तो m/4 अब इस बार ये q में से लेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो अपना पिघलेगा, ठीक है। और जो बचा हुआ है वो टोटल मास का टेम्परेचर बढ़ाने के काम आएगा, मतलब 10 डिग्री से 50 डिग्री लाने के काम आएगा। तो m स्पेसिफिक हीट हम लोग s मान लेते हैं, और डेल्टा टी कितना है, 50 - 10 40 डिग्री, ठीक है। ये आ गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, q = m/4, लेटेंट हीट की जगह 4q/3m = m प्लस है = नहीं है, यहाँ पर प्लस है, m s × 40, ठीक है। तो m से m कट गया, 4 से 4 कट गया, तो q - q/3 = 40 ms, ठीक है। तो मतलब 2q/3 = 40 ms। तो s का वैल्यू कितना आ गया, s का वैल्यू यहाँ से ये 20 आएगा, 20 q/60m, q है डिवाइड बाई ये 3 × 20 60 और m नीचे आ जाएगा। s का वैल्यू इतना आ गया, और l हम लोग पहले से निकाले होते हैं, ये s आ गया, ये l हम लोग पहले से निकाले होते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो l/s = 4q/3m डिवाइडेड बाई ये, मतलब ये ऊपर चला जाएगा 60m डिवाइडेड बाई q, q से q कट गया, m से m कट गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखो ये 320, मतलब ये 20 × 4 = 80 आएगा इसका आंसर। कोई ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन देखो 80 है। तो यही था कि जो मास है ना वो अपना मेल्टिंग टेम्परेचर पे बैठा हुआ है, तो वो जो हीट एक्सेप्ट करेगा वो ऑब्वियसली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट किया, उससे हम लोग एल का वैल्यू निकाले, ये जो एल आया वो एल का वैल्यू हम निकाले। उसके बाद जो एडिशनल क्यू आया वो बचा हुआ मास को मेल्ट करवाने का काम आया, और जो टोटल मास है उसका टेम्परेचर बढ़ाने का काम। बस यही दो इक्वेशन लिखना था, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मेंस लेवल के लिए काफ़ी अच्छा सवाल है, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि एग्ज़ाम में आ सकता है इस तरह का सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of an ideal gas requires 207 joule of heat to raise the temperature by 10 Kelvin, ठीक है। 1 mole है, 207 joule हीट रिक्वायर कर रहा है टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, फुल स्टॉप, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट कर रहे हैं तो 207 जूल लग रहा है, मतलब Q = 207 है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके लिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है, NC∆T। अब यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए यहाँ पर CP आ जाएगा, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 × CP का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम, और ∆T का वैल्यू 10 केल्विन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो 207, तो CP = 20.7 आ गया। अब आगे देखते हैं, मतलब जितना हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया था उससे हम इतना डिड्यूस कर पाए कि CP का वैल्यू 207। इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस बाय 10 केल्विन होना चाहिए, द हीट रिक्वायर्ड बता दो। तो अब
CV का मेन खेल आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हिट कर रहा है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हिट करने के लिए Q का वैल्यू NCV डेल्टा T हो जाएगा। N का वैल्यू अभी भी 1 रहेगा, CV हम लोग को निकालना है और CV भी निकालना है और Q भी निकालना है, और डेल्टा T 10 दिया हुआ है, तो Q तो निकल जाएगा अगर हम लोग को CV मालूम हो। और हम लोग एक यूनिवर्सल रिलेशन पढ़े हैं, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो यहाँ से CV इज इक्वल टू CP माइनस R आ जाएगा। तो CP का वैल्यू तो हमको पता है 20.7 माइनस R का वैल्यू यूनिवर्सल होता है 8.314, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12.38, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, इतना आ गया। तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 इंटू 12.38 इंटू 10, तो मतलब ये 123.8 अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है, जूल। यहाँ पर देखो सी ऑप्शन 124 दिया ना, मतलब नियरेस्ट यही है, लेकिन 124 पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 124.3 होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इसका सही, नियरेस्ट वही है, आंसर इज सी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल, ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ आइस विथ मास m फॉल्स इनटू लेक, ठीक है, mass m falls into lake after impact a mass of ice m/5 melts, मतलब m/5 मास उस टोटल मास m का मेल्ट हो जाता है। बोथ द ब्लॉक ऑफ आइस एंड द लेक हैव अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, होगा ये सेल्सियस लिख लेना। इफ L represents the heat of fusion, the minimum distance of ice fell before striking the surfaces, मतलब क्वेश्चन समझो किस तरह का। ये मान लो कोई लेक है, ठीक है, ये लेक है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसके ऊपर मतलब कुछ हाइट पे एक आइस का टुकड़ा रखा हुआ था, मान लो तुम पकड़ के रखे हुए थे कुछ हाइट h पे। अब हम बोले कि इस आइस का टुकड़ा को छोड़ दो, ये मास सेम था इस आइस का टुकड़ा का, अब हम बोले इसको छोड़ दो, तो ये नीचे आके गिरेगा। तो गिरने के बाद मालूम चला ना कि इस आइस का m/5 पार्ट मेल्ट हो गया। तो हमसे पूछ रहा है ये हाइट कितना होगा। तो देखो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, जो एनर्जी इसको मेल्ट करने में आया होगा वो कहाँ से आया होगा, वो इसी पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज से आया होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ वो इसी का वो कन्वर्ट हो गया इसको मेल्ट करवाने की एनर्जी में। अब मेल्टिंग के लिए हमेशा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का काम आएगा, ठीक है, तो m/5 इंटू एल इतना हीट लगेगा मेल्ट करवाने के लिए, वो कहाँ से आएगा, mgh से आएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दो, m से m चला गया, तो h मिनिमम हाइट, तो h मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा L/5g, L/5g आंसर। कोई ऑप्शन है, देखो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इस आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है, एंड इंडियन पिक्चर हैज़ 10 kg ऑफ वाटर, 10 kg वाटर रखा हुआ, वाटर कूल्स बाय मीन्स ऑफ एवेपोरेशन थ्रू द पोर्स। तो घड़ा में जो पोर्स प्रेजेंट रहता है ना उसी के थ्रू तो एवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो फाइंड द टाइम इन विच द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फॉल्स बाय 5 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज़ 5 ग्राम पर मिनट है, ये -1 अंदर जाएगा, ठीक है ना, 5 ग्राम पर मिनट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ये जो घड़ा के अंदर पानी जो ठंडा हो रहा है वो कैसे ठंडा हो रहा होगा, जो उसके अंदर का पानी रखा हुआ उसमें से वो हीट अब्जॉर्व कर रहा होगा, वही वेपराइजेशन में लगा रहा होगा। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने के लिए दो को हीट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। जैसे जो हीट हम लोग पानी से निकाल रहे हैं वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेपराइजेशन में, तो वही दोनों हीट को हम लोग इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जैसे 5 ग्राम पर मिनट वेपराइजेशन हो रहा है ना, 5 ग्राम पर मिनट वेपराइजेशन हो रहा है, तो अगर मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा मान लेते हैं, ठीक है ना, तब तक कितना ग्राम वाटर वेपोरेट हो गया होगा, वेपराइज हो गया होगा, ठीक है ना। तो 5 ग्राम पर मिनट इंटू टाइम्स इन मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 5t ग्राम पानी जो है वो वेपराइज हो गया होगा, ठीक है।
तो 5T ग्राम पानी को वेपराइज करने के लिए कितना हीट चाहिए? 5T और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि 540 होता है। तो ये हमारा पहला आ गया इक्वेशन, जो हीट हम लोग को चाहिए। और एक तरह से हम लोग ये वाला हीट लिखेंगे कि जो घड़ा के अंदर पानी रखा है ना, उसका भी टेम्परेचर चेंज हुआ है, कितना 5 डिग्री सेल्सियस उसका घटा है, और वहीं से तो हीट आया है, तो उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो जो घड़ा में जो टोटल मास m है, उसमें से कुछ मास m डैश जो उड़ गया होगा, जैसे ये 5T जो उड़ गया है, ठीक है ना, m माइनस m डैश इतना मास अभी घड़ा में बचा हुआ है, इसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डेल्टा T तो 5 डिग्री सेल्सियस है ही, स्पेसिफिक हीट इंटू 5 डिग्री सेल्सियस, ये भी वही सेम अमाउंट ऑफ हीट होगा जो इसके बराबर है 5T इंटू 540। तो ये वाला एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मास हम लोग को 10 kg था, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 इंटू 1000, तो ये आएगा। और फिर कितना मास वेपराइज हो गया है? 5T मास वेपराइज हो गया है, 5T ग्राम वेपराइज हो गया। स्पेसिफिक हीट हम लोग जानते हैं वाटर का 1 है, और ये 5 है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। हम लोग को 1 इज इक्वल टू, ये बार बार हो जा रहा है, हम लोग को 1 इज इक्वल टू 2 करना है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 540 इंटू टी बराबर माइनस इंटू 5 माइनस 25T। इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को बराबर कर रहा है ना, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ये एक्सप्रेशन आया। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो हम लोग का आएगा 2725T इज इक्वल टू 50000, इतना आएगा। तो टी का जो वैल्यू आएगा हम लोग के पास, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं। टी का वैल्यू जो हम लोग आता है वो आता है 18.34 मिनट्स, 18.34 मिनट्स आता है, 18.34 मिनट्स। इसको तुम सेकंड्स में भी अगर डिवाइड करोगे तो सेकंड में आता है 18.26 सेकंड्स के अप्रॉक्स आता है इसका, ठीक है। 18 मिनट्स 26 सेकंड्स, इसे नहीं लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं, 18 मिनट्स 26 सेकंड्स। ऐसे भी 18.34 के सबसे क्लोजेस्ट आंसर ही दिख रहा था, तो इधर से डायरेक्ट ही हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। तो बस यही अप्रोच था कि जो हीट हम लोग निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, उसी पानी से निकालेंगे। तो वो उसका ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग लाए, और वो जो हीट निकाले उसे क्या करेंगे हम लोग, पानी वेपराइज करेंगे, उसका ये वाला एक्सप्रेशन लेके आए, दोनों को इक्वेट कर दिए, तो हम लोग को टाइम का वैल्यू आ गया 18.26 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। अभी हम लोग शायद कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, तो ये 10 क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए तो सही ही है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।